गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए समय कम है और हमें चीज़ें बहुत सारी ज़्यादा करनी है अभी तक। जब समय कम होता है और पढ़ना बहुत सारा होता है तो व्हाट आई एक्चुअली सजेस्ट कि आप उन क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, आप उन सवालों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप उन सवालों पे ज़्यादा फोकस कीजिए। देखिए जब समय कम होता है और हमें पढ़ना ज़्यादा होता है तो हमें उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जिसमें हम अच्छे हैं। ठीक है, मैं आज सीआरपीसी के जो सवाल पूछे जा सकते थे कि पूरा सीआरपीसी आप लोग रिवाइज कर रहे हैं कीजिए, लेकिन वो सवाल जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं मैं वो सवाल आपको लिखवा देता हूँ। सबसे पहले मैं डील करूंगा सीआरपीसी से, तो प्लीज आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। सीआरपीसी में कौन कौन से सवाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से सवाल हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं सीआरपीसी से, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो पहला सवाल लिखिए। द पावर एंड जुरिसडिक्शन ऑफ the power and jurisdiction of the power and jurisdiction of judicial magistrate first class, the power and jurisdiction of judicial magistrate first class, the power and jurisdiction of judicial magistrate first class। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल लिखिए प्लीज। the provisions of FIR and arrest, the provisions of FIR and arrest, the provisions of FIR and arrest। मैं इसकी एक लैंडमार्क केसेस की लिस्ट पूरी भेज दूंगा, जितने भी लैंडमार्क केसेस आए अरेस्ट के ऊपर, चाहे वो सत्येंद्र कुमार अंतिल आया हो या रिसेंटली टी नसीर वाला केस आया हो, जितने भी केसेस होंगे मैं सारे के केसेस की एक लिस्ट आपको भेज दूंगा। 23 तक के सारे लैंडमार्क जजमेंट्स मेरे पास लिखे हुए हैं, वो मैं आज ही फॉरवर्ड कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, FIR एंड प्रोविजंस ऑफ अरेस्ट और उसके साथ जितने भी उसके लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो भी आपको रीड करने हैं। FIR के जितने भी प्रोविजन है, चाहे वो चार्जशीट से रिलेटेड हो, चाहे वो डिफॉल्ट बेल का प्रोविजन हो, चाहे वो 164 का कन्फेशन हो, आपको सारे प्रोविजंस रीड करने हैं। 161 और 162 जरूर पूछते हैं, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम इट कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट और प्रोटेस्ट पिटीशन के रिगार्डिंग भी एक लोग क्वेश्चन पूछते हैं। कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट एंड प्रोटेस्ट पिटीशन, द थर्ड क्वेश्चन इज कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट एंड प्रोटेस्ट पिटीशन। इसके लिए भी आप मुझे सवाल पूछिएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे अलग से पूछ लीजिएगा, मैं अलग से फोन पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बता दूंगा कि प्रोटेस्ट पिटीशन में क्या बोलना है और कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट में क्या बोलना है। बेसिकली मुझे लगता है कि ये सब मैं अभी पढ़ाऊंगा तो ठीक नहीं है, समय भी नहीं है इतना। फोर्थ पॉइंट लिखिए, समन केस और वारंट केस, ये भी पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर। समन केस और वारंट केस में थोड़ा बेसिक डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, तो समन केस और वारंट केस का डिफरेंस आप बता देंगे इजीली। पांचवा लिखिए, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, कि मजिस्ट्रेट किस तरह से ट्रायल करता है, कौन कौन से प्रोविजन है जहां पे मजिस्ट्रेट ट्रायल करता है, चाहे वो जजमेंट की राइटिंग हो, चाहे वो एविडेंस को ऑन द रिकॉर्ड लेना हो, 274, 275, 276, तो जितने भी प्रोविजन है इसको भी प्लीज एक बार देख लीजिएगा। ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट हो गया। सिक्स पॉइंट लिखिए, जुरिस्डिक्शन के जो रूल्स हैं, जो भी जुरिस्डिक्शन के रूल्स हैं उनको भी एक बार देखिए। जुरिस्डिक्शन के जो जितने भी रूल्स दिए हुए हैं, रूल्स रिलेटेड टू द जुरिस्डिक्शन, इसको एक बार आप देखिएगा। सातवां देखिए, इफेक्ट ऑफ अल्टरेशन ऑफ चार्ज, इफेक्ट ऑफ अल्टरेशन ऑफ चार्ज, इफेक्ट ऑफ अल्टरेशन ऑफ चार्ज एंड जॉइंटर ऑफ चार्ज, इफेक्ट ऑफ अल्टरेशन ऑफ चार्ज एंड जॉइंटर ऑफ चार्ज, इसके ऊपर भी आप काम कीजिए। हाँ, इसके ऊपर भी आप काम कीजिए, इसके ऊपर भी आप लिखिए। इफेक्ट ऑफ अल्टरेशन ऑफ चार्ज एंड जॉइंटर ऑफ चार्ज। मेंटेनेंस और बेल, मेंटेनेंस के ऊपर देखना है आपको। मेंटेनेंस और बेल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए मेंटेनेंस और बेल के प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो काम है वो ज्यादातर अपने 125 की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना होता है। तो प्लीज जुरिस्डिक्शन, तो मेंटेनेंस और बेल आप लोग देखिएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिमांड। रिमांड को देखिएगा। अभी देखिए रिमांड में कुछ चेंजेस आए हैं रिसेंटली, रिमांड के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं जो नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, इसको देखिएगा। इसके रिगार्डिंग आज एक पीडीएफ में आपको शेयर करूंगा जिसमें बीएनएस और बीएनएसएस, अब वो आपसे क्या पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि कौन से प्रोविजंस हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आए, चेंजेस जो कौन से अमेंडमेंट्स हैं, कौन से न्यू लॉज में क्या प्रोविजंस है जो कि आपको सबसे ठीक लगते हैं कि हाँ ये प्रोविजंस एड होके थोड़ा सा ठीक हुआ है। तो मैं आपको एक लिस्ट इनकी भेज दूंगा बीएनएसएस की, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम इट ये क्लास रिकॉर्डेड भी मिलेगी आप लोगों को, ठीक है ना। जिन बच्चों की थोड़े से मिस आउट हो गई है, थोड़ा सा जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, तो ये क्लास रिकॉर्डेड हो जाएगी। जैसे ही क्लास एंड होगी, एंड होते ही क्लास ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगी ऐप के ऊपर।
तो उनका उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। चार्जशीट और केस डायरी, चार्जशीट एंड केस डायरी, चार्जशीट और एंड केस डायरी भी इंपॉर्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। कन्फेशन 164, फिर सेक्शन 311, 311, 313, 315, 319, ये सारे एडिशनल प्रोसिक्यूशन हो, चाहे वो अक्यूज का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना हो विदाउट ओथ और ऑन ओथ, वो भी हो, या फिर रिकॉलिंग ऑफ विटनेसेस हो, ये सारे प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार प्लीज देख लीजिएगा सीआरपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको एक बार रीड कीजिएगा। 311, 313, 315, 319, ये सारे प्रोविजन इंपॉर्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एक प्रोविजन और है जो भी आपको देखना चाहिए, 210, 210 कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे इंटरव्यू में कि 210 के अंदर क्या पावर है अगर कोई अक्यूज के ऊपर डबल केसेस चल रहे हैं, अलग अलग जगह कोई केस चल रहा है, एक कंप्लेन पे चल रहा है, एक एफआईआर पे चल रहा है, किसको होल्ड करना है, किसको होल्ड नहीं करना, उसके रिगार्डिंग 3 रूल्स हैं। वो 3 रूल्स आप जाके 210 के अंदर पढ़ लीजिएगा, 210 को भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस सेक्शन 320, एक एक मेरे दोस्त हुआ करते थे जिनका इंटरव्यू था और साथ में ही थे हमारे। उनका इंटरव्यू के दिन क्या हुआ, उनको इंटरव्यू के दिन जो ऑनरेबल जजेस थे सामने, ऑनरेबल जजेस ने आईपीसी का बैरेक्ट देके बोला कि कंपाउंडिंग की लिस्ट बताइए कहाँ पे है। तो वो भी आपकी नॉलेज चेक करना चाह रहे हैं कि वेदर इट इज इन सीआरपीसी और वेदर इट इज इन आईपीसी। तो उनका आईपीसी का बैरेक्ट देके बोला चलो बताइए कंपाउंडिंग की लिस्ट कहाँ दी है इस बैरेक्ट के अंदर। बच्चा फिर देखते रहेगा कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है, क्योंकि उसको क्या होता है ना, खुद पे सेल्फ डाउट होने लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बात ये आप समझिए, उसको सेल्फ डाउट होने लगे कि यार आईपीसी में तो कहाँ दिया हुआ है कंपाउंडिंग की लिस्ट। तो बहुत छोटी छोटी बात होती है, वो आपका हर एक बेसिक नॉलेज चेक कर लेंगे, ठीक है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए इंटरव्यू में आदमी वहां पे मात खाता है, इंटरव्यू में आदमी मात कहाँ खाता है, इंटरव्यू में आदमी वहां मात खाता है जहाँ पे उसको लगता है कि चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, तो फिर वो खुद के ऊपर नकारात्मक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को एक तरह से ओवर पावर होने देता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि इंटरव्यू एक ऐसा फेज है, ये आपकी मेहनत को सीधा कंक्लूड करने वाला फेज है। आपका इंटरव्यू अच्छा चला जाएगा, स्टार्टिंग का 4-5 मिनट अच्छा जाएगा तो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही होती है जो स्टार्टिंग का 4-5-6 मिनट आप स्पेंड करते हैं, क्योंकि वहीं पे जजेस अपना, ऑनरेबल सारे जजेस अपना माइंड मेकअप करते हैं वेदर दे वांट टू टेक यू और नॉट। सो हमें हमेशा अश्योर होना है कि स्टार्टिंग का 4-5-6 मिनट हमारा अच्छा जाना चाहिए, और यही एक आपके इंटरव्यू को लीड करता है टू द कंक्लूजन, ठीक है। तो सेक्शन 320, इसकी एक बार कंपाउंडिंग की लिस्ट देख लेना, एक बार ऑफेंसेस को याद करने की कोशिश करना कि सेक्शन 320 में कौन से केसेस है जो बाय पुलिस ऑफिसर, कौन से केसेस है जो कोई बाय द कोर्ट ही कंपाउंडिंग हो सकती है जिनकी, ठीक है। एक बार रफली याद कीजिएगा इसको, एक बार रफली याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। डिपेंड करता है, अगर उस दिन जिस दिन आपका इंटरव्यू, जैसे 16 से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, डिपेंड करता है, और ये बात डिपेंड क्यों करता है कि अगर उस दिन किसी किसी से कंपाउंडिंग पूछा है तो पूरा दिन कंपाउंडिंग ही पूछेंगे। कोई पर्टिकुलर पैनल में अगर कंपाउंडिंग को पूछ रहे हैं तो कंपाउंडिंग ही पूछेंगे, फिर वो आपसे ऑफेंसेस पूछेंगे, कौन कौन से ऑफेंसेस, 5 ऑफेंसेस बताइए जो बाई कोर्ट कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो लिस्ट इस तरह से पूछा जाएगा कि 5 ऑफेंसेस बताइए, आप हमें वो बताइए कि जो पुलिस ऑफिसर्स, वो ऑफेंसेस बताइए जो कि कभी कंपाउंडिंग नहीं होते हैं। तो आपको इस तरह से इस लिस्ट को याद करना पड़ेगा। आपसे ये नहीं पूछेंगे कहाँ पे कंपाउंडिंग दिया है, कहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं दिया है, बट यू हैव टू मेक श्योर, कि हम एटलीस्ट 4-5 प्रोविजंस के नाम ले लें। जैसे एक एक स्टूडेंट थे, 2021 के इंटरव्यू की बात है, वो सीबीआई में एपीपी लगे हुए थे और उनका इंटरव्यू था। वो थे राजस्थान के, और उनसे पूछा कि मैडम आप दिल्ली पोस्टेड हैं, तो उन्होंने बोला कि वाई वांट टू कम टू राजस्थान, तो उन्होंने बोला कि सर आउट ऑफ स्टेट है और अपना होम टाउन है, ये करके जो बेसिक आंसर होता है। तो उन्होंने बोला कि 10 राजस्थान के जिलों के नाम बता दीजिए, आप ले लेंगे आपको, और 10 जिलों के नाम भी वो नहीं बता पाए। तो थोड़ा थोड़ा हमें, आपने जहाँ पे भी आपकी लोकालिटी है, राजस्थान वाले बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो अपने आसपास की लोकालिटी है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट याद करना स्टार्ट कीजिए। 10 जिले तो आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, आफ्टर 320 आप एक बार 468 देखना, और 468 के अंदर जो लिमिटेशन पीरियड है विद केसेस टू कंप्लेन,
इस लिमिटेशन पीरियड का जो रिलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आप इस टाइम को कंप्यूटेशन कहाँ से करोगे, इस टाइम को आप रिकंड कहाँ से करोगे, इसको एक बार देखिएगा। ये 468 का टाइमिंग देखिएगा कि कब से रिकंड किया जाएगा, कब से समय की गणना शुरू की जाएगी, कब से कंप्यूटेड होगा टाइम पीरियड। एक बार इसको भी आप देखिएगा। 468 इंपॉर्टेंट प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू इंटरव्यू। एक प्रोविजन इंपॉर्टेंट है 460, 461, 462, 3, 4, 465। ये सारे प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे कह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी मैं बोल देता हूँ। जो बच्चे कहते हैं कि वो लोग हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो तो प्लीज 482 को अच्छे से करके जाना, क्योंकि देखिए आप वहां जाके ऑलमोस्ट 90% बच्चे यही बोलने वाले हैं कि सर मैं क्रिमिनल प्रैक्टिस करता हूँ हाई कोर्ट के अंदर या फिर सेशन कोर्ट के अंदर। तो सवाल ये है कि अगर वो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली उनसे सवाल आने वाला है 482 के रिगार्डिंग। ठीक है, कल वाली जो क्लास होगी उसमें मैं मतलब एक क्लास में सोच रहा हूँ आज शाम को भी कंटिन्यू करूंगा सब्जेक्ट की क्लास जो होगी। उस क्लास में मैं आपको बताऊंगा, उस क्लास में मैं जनरली मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या प्रोसेस है। कोई बच्चा बोलता है सर मैं सिविल की वकालत करता हूँ, या कोई बोलता है मैं एनआई की वकालत करता हूँ, एनआई की प्रैक्टिस करता हूँ, या कोई बोलता है कि सर मैं क्रिमिनल प्रैक्टिस करता हूँ। तो उसको प्रोसेस पूछा जा सकता है और पहले पूछा गया है बच्चों से पूरा क्रिमिनल प्रोसेस बताइए, एफआईआर से लेकर जब तक उसका जजमेंट नहीं आ जाता पूरा प्रोसेस आप हमें बताइए। अगर अपील और रिवीजन के भी कहीं भी प्रोविजन दिए हुए हैं तो उसके भी पूरे प्रोविजन बताइए। तो ये पूरे प्रोविजंस आपको मैं एक चार्ट बनवा दूंगा, अभी एक चार्ट क्रिएट कर दूंगा या फिर एक चार्ट आपको लिख के ही भेज दूंगा। मैं टाइप करवा के उसको फॉरवर्ड करवा दूंगा। ठीक है, एक दो दिन में। आज की क्लास में हम सारे सब्जेक्ट खत्म करेंगे, लिमिटेशन, एसआरए, ये सब सारे सब्जेक्ट मैं खत्म करा दूंगा। एक क्लास अभी लूंगा, इस क्लास इवनिंग को लूंगा। अब रोज की 2 क्लास में करूंगा, रोज की 2 क्लास करूंगा और रोज इंटरव्यू, अपने जो इंटरव्यू शेड्यूल होंगे वो आफ्टर 10 अपन इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे। ठीक है, कल मैंने ऑलमोस्ट बच्चों से बात की है और कुछ बच्चों को फोन नहीं किया होगा, जो बच्चे लेट जुड़े होंगे या फिर जिन बच्चों को कुछ बच्चों को फोन रहना बाकी रह गया होगा, उन बच्चों को मैं आज फोन कर दूंगा। ठीक है, कल मैंने ब्रीफली सब बच्चों को बताया कि क्या आंसर प्रिपेयर करना है, क्या आपको बोलना है, आपको अपनी हॉबी क्या बतानी है। मैंने बच्चों को ये भी बताया कि वाई आर जे उसके ऊपर भी कुछ आंसर्स में उनके करेक्शन है, कुछ बच्चों के मैंने करेक्शन भी किए हैं, ताकि आप इन आंसर्स को बोलना स्टार्ट कीजिए। जब तक आप इन आंसर्स को अच्छे से बोलना शुरू नहीं करेंगे तब तक हमें फाइनली सिलेक्शन नहीं मिलेगा। देखिए, जितने कॉन्फिडेंटली आप इन आंसर्स को डिलीवर करेंगे विदाउट हेजिटेशन, वही होगा। मेरे पास कुछ बच्चे आ रहे हैं जो कह रहे हैं सर 2016 पास आउट हूँ, मैंने आज तक प्रैक्टिस नहीं की है, आज तक प्रैक्टिस नहीं की है। अब सोचिए उन लोगों के लिए भी आंसर प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर जाके तो आप नहीं बोल पाएंगे। उन लोगों के लिए मैंने कोर्ट से फाइल मंगवाई, उनको बताया वकालतनामा कितने रुपए का होता है, कितने रुपए का एक आपकी टिकट लगती है, आपकी बेल एप्लीकेशन पे कितने रुपए की टिकट लगती है, एंटिसिपेटरी पे कितने की लगती है, कोई भी रिट्स वगैरह होती है उस पर कितने रुपए की टिकट लगती है। हर चीज उनसे पूछी जा सकती है, हर चीज। उनको बताया 482 की के केसेस याद करना स्टार्ट कीजिए। तो जनरली क्या होता है कि हर एक बच्चे के ऊपर सेपरेट मेहनत होती है, तब जाके रिजल्ट मिलता है। क्योंकि इनिशियल 4-5 मिनट अगर आपने कह दिया कि नहीं सर वकालत नहीं करी है, तो आप समझ लीजिए और मान के चलिए कि इंटरव्यू खराब हो जाएगा, अनलेस आपके मेंस में बहुत ही अच्छे मार्क्स ना हो। और जैसे इस बार के मार्क्स आए हुए हैं, जैसे अभी जब बच्चों के हमें पता चले मार्क्स, तो जो बच्चे अपने टॉपर्स थे अपने कॉलेजेस में, उन बच्चों को 6-6, 7-7 नंबर मिले इंग्लिश में, तो हालत बहुत ही खराब है। अपने यहाँ के जो बच्चे थे जो फेल भी हुए हैं, दे स्कोर्ड 45 प्लस इन लो। तो मतलब मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हो तो आपको इजीली 45 टू 50 के बीच में आपके मार्क्स हैं। अब सबसे डिसाइडिंग फैक्टर है आपकी हिंदी इंग्लिश में क्या स्कोर है, क्योंकि हिंदी में सबको 24, 20 से 25, 27, 28 इतने मार्क्स दिए हैं। इंग्लिश में क्या किया है आप लोगों ने, इंग्लिश के मार्क्स बहुत डिसाइडिंग हो गए इस बार फाइनलिस्ट के लिए। तो वी आर नॉट वेरी श्योर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट द थिंग इज कि अगर लो में आपके अच्छे नंबर हैं इसलिए आप उस लिस्ट में हैं, 19-20 हो सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में आपको अच्छे नंबर ही मिलेंगे। तो बैक टू द पॉइंट, जनरली बात क्या होती है लिमिटेशन पीरियड का, इसके ऊपर एक केस है, वो केस भी मैं आपको बता दूंगा। इसके ऊपर एक केस है, मैं हर एक लैंडमार्क जजमेंट, हर एक टॉपिक का लैंडमार्क जजमेंट और एक रिसेंट जजमेंट को कंपाइल कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो, अल्टीमेटली आप लोग सक्सेस को अचीव करें। देखिए मेरे लिए आप लोगों की खुशी और आपकी फैमिली की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है। रिजल्ट का क्या है, रिजल्ट तो सर हम हर बच्चे पे लेके आई जाएंगे एक दिन, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
एक 482 की मैं बात कर रहा हूँ, 482 के भी प्लीज लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़िएगा। 482 इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में कब का 482 इन्वोक कर सकते हैं, क्या गाइडलाइंस है इसके पीछे, किस केस में गाइडलाइंस दी है 482 की, इसको प्लीज एक बार रीड कीजिएगा। 482 की क्या गाइडलाइंस है, 482 की क्या कुछ गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब होगी क्या हर जगह क्रिमिनल केसेस में। एक और सवाल पूछते हैं कि देखिए इनहेरेंट पावर सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट को दी है क्रिमिनल केसेस में, लेकिन सिविल केसेस में जो भी कोर्ट्स हैं सबको 151 में पावर दी है, ऐसा क्यों। ये भी एक क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है कि इनहेरेंट पावर अलग अलग क्यों है, इनहेरेंट पावर अलग क्यों है 482 में और 151 में। इसमें सिविल कोर्ट को पावर क्यों दी है, इसमें सारे कोर्ट्स को पावर क्यों दी हुई है 151 के अंदर, जबकि 482 में सिर्फ हाई कोर्ट ही एम्पावर्ड है सिर्फ उसके रिगार्डिंग। तो आप इसका भी एक आंसर तैयार कीजिए, अगर आप आंसर तैयार कर रहे हैं तो इसका भी एक आंसर तैयार होना चाहिए आपका, ऐसा क्यों है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, समन, वारंट केसेस, ये जितने भी छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं सीआरपीसी के अंदर, आपसे पूछा जा सकता है डिस्चार्ज और अक्विटल में क्या डिफरेंस है, डिस्चार्ज और अक्विटल डिफरेंस क्यों है। तो इन सब के लिए आपको तैयार रहना है कि डिस्चार्ज अक्विटल क्या है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं आईआईटी। देखिए मैं सिंपल सा प्रोसेस बता देता हूँ आपको। जी यहाँ पे एफआईआर फाइल हुई है, एफआईआर फाइल हुई है, यहाँ पे चार्जशीट, अपार्ट फ्रॉम यहाँ पे जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी, चार्जशीट फाइल होने का मतलब है द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इज ओवर, आई फॉर इन्वेस्टिगेशन, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हो गया ओवर। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हो गया ओवर, और जो कॉग्निजेंस लेना है, आप जो कॉग्निजेंस ले रहे हैं, इश्यू प्रोसेस कर रहे हैं, दिस इज ऑल इट इज द पार्ट ऑफ इंक्वायरी, ये सारा इंक्वायरी का पार्ट है। ठीक है, आप जो कॉग्निजेंस ले रहे हैं, देखिए कभी कभी कॉग्निजेंस लेने में और चार्जशीट फाइल, मान लीजिए चार्जशीट फाइल हुई है 1/1/21 को, और कॉग्निजेंस जो लिया है कोर्ट ने वो लिया है 15/1/21 को, डिफरेंस है 15 दिन का गैप हो गया। तो इस टाइम पीरियड में जो 15 दिन का गैप है, ये 15 डेज का जो गैप है, यहाँ पे क्या हो सकता है सर, यहाँ पे कन्फेशन हो सकता है। ठीक है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, ये लिखा हुआ है वहाँ पे कन्फेशन में, देखिए बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, यही लाइन लिखी होगी वहाँ पे 164 में, आप जब आप देखेंगे जाके। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्टेज होती है जो जहाँ पे ना तो इंक्वायरी होती है ना इन्वेस्टिगेशन होती है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये एक ब्लैंक स्पेस है। मतलब मैं अगर सिंपल भाषा में आपको कहूँ, दिस इज ए टोटल ब्लैंक स्पेस, ये टोटल ब्लैंक स्पेस है। ठीक है, यहाँ पे ना इंक्वायरी है ना ट्रायल है, इंक्वायरी अपनी स्टार्ट हो जाएगी फिर बाकी प्रोसेस से। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉग्निजेंस लेने का स्टार्ट होगा, यहाँ पे इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, सेक्शन 190 यहाँ पे इन्होंने ले लिया। ठीक है, इश्यू ऑफ प्रोसेस और सारी जो प्रोसेस हुई, जहां तक कमिटल नहीं होगा और जहां तक चार्ज फ्रेमिंग नहीं होगी, ये पूरी प्रोसेस है इंक्वायरी की। इसमें इश्यू ऑफ प्रोसेस हो गया 207, 208 हो गया, 204 हो गया, और जितनी भी प्रोसेस है इन बिटवीन, ये सारी प्रोसेस यहाँ पे आ जाती है। कमिटल की प्रोसेस को भी आप इंक्वायरी में मान सकते हैं, लेकिन जब चार्ज फ्रेमिंग करोगे आप 211 से, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रायल, यहाँ से ट्रायल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो से बोलते हैं कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सर फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ये भी पूछ लेते हैं। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में कुछ नहीं होता सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन होती है, वहाँ पे इंक्वायरी नहीं होती है, वहाँ पे इस प्रोसेस को खत्म कर देते हैं, जो प्रोसेस है इसको खत्म कर देंगे, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट कहते हैं। वहाँ पे सिर्फ आईआईटी की जगह सिर्फ आई और टी हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन और सीधी ट्रायल होती है। इन जो भी कॉग्निजेंस लिया जाता है कॉग्निजेंस हैंड टू हैंड ले लिया जाता है, इतना समय नहीं दिया जाता उसको। ठीक है, एक इंक्वायरी प्रोसेस को बिल्कुल खत्म करते हैं यहाँ पे, इसलिए ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की लिमिट बहुत कम रखते हैं, करते तो हैं लेकिन बहुत कम। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आपने आपने 207, 208 के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं एक्यूज को, वो भी होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम होता कोर्ट का, सीधा ट्रायल स्टार्ट होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को। अपार्ट फ्रॉम इट सीआरपीसी में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि पूछी जा सकती है, जैसे प्रोक्लेमेशन पूछा जा सकता है। प्रोक्लेमेशन क्या होता है, एब्सकॉन्डर क्या होता है, इस चीज को भी आप लोग प्लीज लिख लीजिए। प्रोक्लेमेशन हो गया, एब्सकॉन्डर हो गया, इस चीज को भी वो लोग पूछ सकते हैं, इस चीज पे भी वो लोग एम्फेसिस कर सकते हैं, तो इस चीज को भी कीजिएगा। एक जो सेक्शन है 191 और 192, ये दोनों सेक्शंस को भी एक बार रीड कीजिएगा। ये दोनों सेक्शंस
ये दोनों सेक्शंस भी रिलेवेंट है विद रेस्पेक्ट टू मेकिंग ओवर भी और विद रेस्पेक्ट टू कंप्लेंट प्रोसेस का एक जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। तो आप 460 की लिस्ट को भी थोड़ा सा याद कीजिएगा, 3-4 एलिमेंट याद करने की कोशिश कीजिए, 461 के भी 3-4 एलिमेंट्स याद करने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं पे भी डिसीजन नहीं था फिर भी ट्रायल कर लिया, या फिर कन्फेशन में कोई इरेगुलरिटी हुई है, वो कहाँ पे जाएगा, आप 465 का क्या यूज होता है, 465 की क्या गाइडलाइंस है, इसके रिगार्डिंग में केस भेज दूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं इनके लैंडमार्क और रिसेंट जजमेंट जितने भी आए होंगे मैं आज कंपाइल कर दूंगा इन सबको, सीआरपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको भिजवा दूंगा और फॉरवर्ड करवा दूंगा। ये बात हुई सीआरपीसी की, सीआरपीसी में इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और ज्यादा डिटेल मत जाना। बस एक जो चीज, जो छोटी छोटी चीज बचती है, जैसे जैसे कोर्ट, जैसे कोर्ट जो होगा वो ओपन होगा, जजमेंट ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस किया जाएगा, ये छोटी छोटी बेसिक बेसिक फंडामेंटल्स के सेक्शन याद कर लेना, ठीक है, कहाँ दिया हुआ है, कहाँ पे ये प्रोविजन दिया हुआ है। देखिए लो पॉइंट पूछा जाएगा, लेकिन लो पॉइंट मच लेटर ऑन स्टेज पे आएगा, बात समझ में आ रही है। और लो पॉइंट को हर बच्चा अच्छे से अटेम्प्ट ही करता है, कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जो लो पॉइंट को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करता। उसका जो गेम ओवर होता है बिफोर सिलेक्शन, वो वहां पे होता है जहाँ पे उसने 2-5 मिनट जो उसने स्पेंड किए हैं HR राउंड्स में, वो उसने अगर अच्छे से नहीं किए तो, क्योंकि वो उसकी मेंटेलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं दूसरा सब्जेक्ट उठाता हूँ, मैं एविडेंस की बात करता हूँ। एविडेंस में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है आजकल इंटरव्यू में, जो आपके मेंस में भी आया, रिलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी। रिलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। तो रिलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी की हम बात करते हैं तो टेक्निकल बात ये होती है कि सवाल ये होता है कि सर पहले एडमिसिबल होगा पहले रिलेवेंट होगा, मतलब पहले आप उसको एडमिसिबल करेंगे कि पहले रिलेवेंट करेंगे। तो इसमें बहुत सारे ओपिनियंस है अलग अलग ऑथर्स के बुक्स में, लेकिन आपको हमेशा एक आंसर बोलना है, सर द जजमेंट शुड ऑलवेज बी बेस्ड अपॉन रिलेवेंट फैक्ट्स एंड फैक्ट्स व्हिच आर ड्यूली प्रूव्ड। 165 का प्रोविजन नंबर 1 देख लीजिए, वही आपका इसका आंसर होना चाहिए कि फैक्ट रिलेवेंट फैक्ट भी होना चाहिए और ड्यूली प्रूव्ड भी होना चाहिए। एडमिसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, एडमिसिबिलिटी का मतलब वही है जो कि सेक्शन 136 में दिया हुआ है अपने एविडेंस के, कि जज साहब पूछ सकते हैं दैट हाउ दिस फैक्ट इज रिलेवेंट टू द केस, वही वाली बात है, ठीक है। मतलब आप उसको, तो टेक्निकल बात ये है कि अगर आप उसको एडमिसिबल कर रहे हैं तो पूछा जा सकता है कि हाउ इट इज रिलेवेंट। तो टेक्निकल बात ये है कि एडमिसिबिलिटी पहले आती है और देन आफ्टर रिलेवेंसी आती है। हर फैक्ट एडमिसिबल हो जरूरी नहीं कि वो फैक्ट रिलेवेंट भी हो, ठीक है ना। और वाइस वर्सा भी होता है, हर फैक्ट जो रिलेवेंट है वो जरूरी नहीं एडमिसिबल भी हो। तो इट्स ए वाइस वर्सा कॉम्बिनेशन। और ये बात आप याद रखिए, जब भी इसका सवाल आएगा तो आप बोलिए हमेशा सेक्शन 165 का प्रोविजन नंबर 1, the judgment should always be based upon relevant fact and those facts which are duly proved। relevant relevancy तो मैंडेटरी है ही, प्लस एडमिसिबिलिटी जो डिपेंड करती है वो करती है ड्यूली प्रूव्ड को, ठीक है। मतलब हमेशा जो निर्णय जो आधारित होगा वो सुसंगत तथ्यों पर आधारित होगा, और वो सुसंगत तथ्य जो कि सम्यक रूप से साबित किए गए हैं, जो कि 165 के आप प्रोवाइजो के उसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं एविडेंस की और भी इश्यू की बात करता हूं। देखिए डिफरेंस पूछते हैं फैक्ट इन इशू का और रिलेवेंट फैक्ट का। फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट का डिफरेंस पूछा जाएगा कि क्या है रिलेवेंट फैक्ट, क्या है और फैक्ट इन इशू क्या है। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग देख के जाइएगा। इसके रिगार्डिंग जो भी एक वन लाइनर का मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा, या फिर जो मैं नोट्स अभी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जितने भी वो वाली चीज हो रही है, कुछ चीज बन गई है, कुछ चीज अब आज फॉरवर्ड कर दूंगा मैं, उसमें इनकी मैं एक एक वन लाइनर में इनको समझा दूंगा, ठीक है। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा और नहीं आपको जाना है। देखिए एग्जाम के इंटरव्यू के अंदर जितना आप लिमिटेड कहें और क्रिस्टल क्लियर कहें और क्रिस्प कहें उतना ही अच्छा होता है, वो बात आप याद रखिएगा। सवाल पूछा सकता है प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड। इसको भी थोड़ा सा देखिएगा, नॉट प्रूव्ड, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड में क्या डिफरेंस होता है इसको भी देखिएगा, ठीक है। रेस जेस्टे आ सकता है, रेस जेस्टे के ऊपर, रेस जेस्टे बेसिकली एक अमेरिकन कंसेप्ट है। रेस जेस्टे का मतलब होता है जो भी सराउंडिंग फैक्ट्स हैं उसके उसके अपार्ट जो भी आप बात कर रहे हो। रेस जेस्टे सराउंडिंग फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सराउंडिंग फैक्ट्स में वो फैक्ट्स जो कि सेम ट्रांजैक्शन में अपीयर हुए हैं केस के सामने। रेस जेस्टे एडमिशन कन्फेशन, एडमिशन कन्फेशन, स्वीकृति संस्वीकृति, एडमिशन कन्फेशन, अपार्ट फ्रॉम इट एक्सपर्ट एविडेंस, उसके चारों ग्राउंड्स, कोई सिचुएशन बना के दे सकते हैं आपको। एक बार के इंटरव्यू में सिचुएशन ऐसे बनाई थी कि मान लीजिए आप एक सिविल जज हो आप राजस्थान में, और मान लीजिए तमिलनाडु का एक लॉ है
जो कि आपके सामने आया है। तमिलनाडु का एक लॉ आपके सामने आया है। अब आपको तमिलनाडु का लॉ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, व्हाट वुड यू डू? ठीक है, वहाँ के लोकल लैंग्वेज में आपके सामने एक लॉ कोई लेके आ गया है, कोई एडवोकेट, आप क्या करेंगे? क्या आप एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकते हैं इस केसेस में? तो सिंपल सी बात है, एक्सपर्ट सिर्फ फॉरेन लॉ के लिए अपेयर होता है, लोकल लॉज के लिए अपेयर नहीं होता। और तमिलनाडु हमारी इंडियन टेरिटरी है, तो वो फॉरेन लॉ नहीं है। इस टाइप की सिचुएशन बना के पूछ सकते हैं एक्सपर्ट के विद रेस्पेक्ट में। ये भी पूछा सकता है कि एविडेंशियल वैल्यू क्या है एक्सपर्ट एविडेंस की। तो सिंपल सी बात है सर, बहुत हाईली रिलायबल नहीं होते एक्सपर्ट एविडेंसेस, रिलायबिलिटी कम होती है, हाईली एडमिसिबल नहीं है। और सेकंड ऑफ बात ये होती है कि कोरोबरेटिव एविडेंस है ये एक्सपर्ट का, इट इज नॉट वेरी रिलायबल सोर्स ऑफ, नॉट वेरी रिलायबल पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट, जुडिशियल नोटिस, जुडिशियल नोटिस के लिए पूछा था बच्चों से कि वेदर दिस लिस्ट इज एग्जॉस्टिव और नॉट, क्या ये लिस्ट एग्जॉस्टिव है या नहीं है, क्या ये लिस्ट खुद में एग्जॉस्टिव है या एग्जॉस्टिव नहीं है। अपार्ट फ्रॉम इट, प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस और बेस्ट रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस भी पूछते हैं। व्हाट इज रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस, ये सब पूछे जाते हैं जब बच्चा कहता है सर, कभी कभी किसी बच्चे से पूछ लेते हैं दैट विच इज योर बेस्ट सब्जेक्ट, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मे स्पीक सर एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट में जब भी आप ये सवाल आप बोलेंगे कि एविडेंस एक्ट मेरा सबसे फेवरेट है, तो याद रखिए, मेक श्योर कि यही सवाल आपसे पूछा जाएगा। रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस, ठीक है, रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, it should not be hearsay evidence, only primary document should be prevailed over the secondary evidence। ठीक है, ठीक है, ये बहुत सारे रूल्स होते हैं इसके, 7-8 टूल हैं। अगर आप चाहते हो इसको देना तो प्लीज मुझे बताइएगा, मुझे बताइए कि आप चाहते हो कि मैं इसको क्रिस्प क्रिस्प 1-1 लाइनर्स में सबको एड्रेस करूं, तो मैं कर दूंगा वो सब चीज, बताइए मुझे, तो मैं वो चीज भी भेज दूंगा आप लोगों के लिए। सिर्फ 1-1 लाइनर्स में क्या बोलना है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा भिजवा दूंगा। लेकिन अभी क्या है, समय कम है ना, तो आपके पास इतना समय, ना मेरे पास इतना समय। आपके पास समय इसलिए कम है क्योंकि इन्होंने समय दिया नहीं है। अगर आप चाहते हैं इनके वन लाइनर्स में क्रिएट कर दूं तो आई वुड मेक इट। ये आप लोगों के ऊपर है। यस सर, ठीक है, ओके 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 ओके, आई विल मेक इट, आई विल डू इट। ठीक है ना, एविडेंस के भेज दूंगा मैं आपको, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के वन लाइनर्स आपको क्रिएट करके भेज दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन एविडेंस के वन लाइनर्स में आज ही भिजवा दूंगा, इनफैक्ट अभी 12-1 बजे तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में से वन लाइनर में पूछ ले कि शरी और प्रोहिबिटरी में क्या डिफरेंसेस है, तो हमें वन लाइनर में ही आंसर देना होगा उसका। लेकिन वो जो आंसर होगा वो क्रिस्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो आंसर? बिल्कुल क्रिस्प टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, मैं 1-1 लाइनर्स इनके भिजवा देता हूँ आप लोगों को। देखिए समय बहुत कम है आप लोगों के पास में, प्रॉब्लम ये है मेरे साथ। जब आपके पास में अगर मान लीजिए बहुत सारा समय हमारे पास होता, हमारे पास 15-20 दिन 25 दिन भी होते, तो हम कर देते उस चीज को मैनेज। हर एक सब्जेक्ट के वन लाइनर्स में आपको भिजवाता है, लेकिन मैं एविडेंस के भिजवा दूंगा, क्योंकि बच्चों का आंसर क्या होता है मोस्ट ऑफ द एविडेंस के वन लाइनर्स आप अभी ले लीजिएगा, 12 बजे तक मैं ग्रुप में डाल दूंगा अपने। ठीक है, दूसरा सवाल एक लोग पूछते हैं, ओनर्स ऑफ प्रूफ और बर्डन ऑफ प्रूफ में क्या डिफरेंस होता है। ओनर्स ऑफ प्रूफ और बर्डन ऑफ प्रूफ में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना, ओनर्स ऑफ प्रूफ और बर्डन ऑफ प्रूफ में क्या डिफरेंस होता है, आप इस चीज को समझाना पड़ेगा वहां पे, 1-2 लाइन में आपको थोड़ा सा एक बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देखिए बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट स्पीकिंग, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मैं एक मॉक के पहले प्री मॉक भी लूंगा, वो गूगल मीट पे होगा। ठीक है, गूगल मीट पे मॉक इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि देखिए इंटरव्यू के शेड्यूल बहुत लेट लेट है बच्चों के। हम लोग फिजिकल मॉक तो करेंगे ही सही, फिजिकल मॉक तो हमारा होगा ही सही, लेकिन किसी मान लीजिए किसी बच्चे का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है 24 तारीख को, 25 तारीख को, एंड ही और शी इज फ्रॉम आउट ऑफ स्टेट, तो मैं उसको 12 तारीख को 13 तारीख को राजस्थान नहीं बुलाना चाहता, लेकिन मैं इंटरव्यू पैनल को भी नहीं रोकना चाहता। टेक्निकली प्रॉब्लम ये हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या क्या हो सकता है। तो एक प्री मॉक इंटरव्यू तो मैं लूंगा ताकि बोलने की प्रैक्टिस हो जाए, और प्री मॉक तो मैं अभी स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट वीक से प्री मॉक स्टार्ट हो जाएगा। आज 5th है, आज सैटरडे ना, तो मतलब 7th को मैं शेड्यूल बना दूंगा और एक प्री मॉक ले लूंगा। प्री मॉक का मतलब होता है आपने जो आंसर प्रिपेयर किए हैं क्या आप उनको फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं, और अभी तक आप कांच के सामने प्रैक्टिस करना या फिर अपने किसी साथ वाले को सुना के बोलना वो शुरू कर चुके होंगे आप। ठीक है, तो एक प्री मॉक से, प्री मॉक ऑनलाइन होगा, गूगल मीट पे होगा, और प्री मॉक के अंदर शेड्यूल में
दे दूंगा किस, और सबका टाइम स्लॉट होगा। जैसे 5 बजे अगर स्टार्ट करना है तो 5:10 पे इसका होगा, 5:20 पे इसका होगा, 10-10 मिनट का टाइम होगा, जिसमें आपकी एक बोलने की प्रैक्टिस हो, बोलने का अभ्यास हो। क्योंकि देखिए सर, मेन मॉक जो होंगे उसमें तो आप लोग अच्छा करेंगे ही सही, लेकिन एक प्री मॉक से क्या होगा, वो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। इस टाइम पूरा खेल जो है वो कॉन्फिडेंस का है, जितने ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेंगे उतना ही आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आपने अभी भी बेचेस की कुछ सीट खाली है, तो जो भी एनरोल करना चाहते हैं वो करवा ले। ठीक है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन को भी पूछा जा सकता है सवाल, 121 से लेकर 122 तक पूरा इसको भी एक बार पढ़िएगा। प्रिविलेज कम्युनिकेशन को पूछा जाएगा। एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इसका भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, इसका सवाल आएगा। अभी टी नसीर वाला केस आया है इसके ऊपर, अर्जुन राव पंडित राव खोटकर बहुत पुराना हो गया, तो टी नसीर को आप लोग साइड कर दीजिए। ठीक है, मोहम्मद शफी वगैरह सब बहुत पुराने जजमेंट है, टी नसीर को साइड कर दीजिए, और टी नसीर के रेशियो को हेल्ड कर दीजिए, क्या हेल्ड किया था टी नसीर के अंदर। ठीक है, अकम्प्लिस होस्टाइल विटनेस, अकम्प्लिस होस्टाइल विटनेस, रिफ्रेशिंग मेमोरी, सेक्शन 91-92, अकम्प्लिस होस्टाइल विटनेस, रिफ्रेशिंग मेमोरी, सेक्शन 91-92। 91-92 में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, तो प्लीज इसको भी याद कीजिएगा। और सिंपल सा रीजन है इसका, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रीजन नहीं है। सेक्शन 91 सब पर्सन्स पे लगता है, लेकिन 92 सिर्फ पार्टीज पे लगता है। किस पे लगता है 92? सिर्फ पार्टीज पे लगता है, अपार्ट फ्रॉम पार्टीज नहीं लगता है। सेक्शन 91 एक जनरल रूल है, सेक्शन 92 उसका एक सम सॉर्ट ऑफ एक्सेप्शन है। ठीक है, ये जनरल रूल की बात करता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, डिस्पोजिशन, अगर वो कोई भी चीज अगर राइटिंग में है तो उसको आप विद द राइटिंग ही प्रूव करोगे। ठीक है, और जो कि रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग, तो राइटिंग के द्वारा ही प्रूव कर। लेकिन 92 सर्टेन एक्सेप्शन है कि अगर कुछ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर कुछ उसमें रिवोक करना है आपको, तो सिंपल सी बात ये है कि 92 में सिर्फ पार्टीज ही एविडेंस देगी, और थर्ड पार्टी दे सकती है। 6 एक्सेप्शन है उसके, 6 प्रोवाइजो है उसको भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट, रिबटेबल एंड इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, बहुत से लोगों को टर्म नहीं पता होता, हिंदी मीडियम वाले बच्चे खासकर। रिबटेबल और इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, तो मतलब खंडनीय और अखंडनीय विधि की उपधारणा या तथ्यों की उपधारणा, तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ भी हो सकता है, रिबटेबल और इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ भी हो सकता है। इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो होता है वो दो तरह का होता है सर, एक तो आपका इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ हो जाता है, एक फैक्ट होता है, एक लॉ होता है। ठीक है, इरिबटेबल प्रिजम्पशन दो तरह का होता है, फैक्ट और लॉ। इसमें आता है शेल, इसमें आता है कंक्लूसिव प्रूफ वाली सारी चीजें। रिबटेबल के अंदर फैक्ट ही होता है सिर्फ, और इसके अंदर में आता है। ठीक है, हियर्स एविडेंस पूछा जाएगा आपसे, एक्सेप्शन टू द हियर्स एविडेंस भी पूछेंगे आपसे। जो भी बच्चा अपना एविडेंस फेवरेट बताएगा, मैं वन लाइनर्स उसके भेज दूंगा। हियर्स एविडेंस, ठीक है, हियर्स एविडेंस क्या होता है इसके लिए भी याद रखिए, लेकिन ये याद रखिए मोस्ट ऑफ द पार्ट टेक्निकल क्वेश्चन ही वो लोग पूछेंगे, दे विल नॉट आस्क यू एनी इजी और सिंपल क्वेश्चन। आप सिंपल क्वेश्चन के फेवर में मत रहना कि सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपसे। 26 तारीख को इंटरव्यू जो है अब अराउंड 1-2 बजे तक खत्म हो जाएगा। 26 तारीख को शायद मॉर्निंग शिफ्ट में ही इंटरव्यू है, 1-2 बजे तक इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। जैसे इंटरव्यू कंक्लूड होगा तो शाम को 7-8 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा इस बार। 26 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा 7-8 बजे तक, और 7-8 बजे तक नहीं आया तो आएगा मिडनाइट में 12 बजे तक, लेकिन 26 तारीख की रात को पता लग जाएगा कि कौन बना है और कौन नहीं बना है, उस दिन सबका पता लग जाएगा। ठीक है, सो वी हैव वेरी लेस टाइम, हमें इस टाइम में परफॉर्म करना है, और हमें मेंटली स्टेबल रह के परफॉर्म करना है। ठीक है, बहुत कूल काम कंपोज रहना होगा इस टाइम में। हम इस टाइम में बहुत हेवायर और भाग नहीं सकते चीजों को छोड़ के। ठीक है, जब आपके फिजिकल मॉक होंगे यहाँ पे, तो आपको बताया जाएगा, जो हमारी टीम होगी वो आपको पूरा बताएगी कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे जाना है, कैसे गेट खोलना है, कैसे अंदर आना है। जो लोग फर्स्ट इंटरव्यू दे रहे हैं, जो लोगों ने दिया हुआ है, दे न्यू वेरी वेल, तो उनके लिए नहीं है ये बात। तो कैसे जाना है, कैसे आना है, कैसे ग्रीट करना है, हर चीज, हर एक बेसिक एटिकेट्स आपको सिखाया जाएगा फिजिकल इंटरव्यू में। लेकिन प्री मॉक ट्रायल इंटरव्यू में स्टार्ट कर दूंगा परसों से 7 तारीख से, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट, उसके रिगार्डिंग मैं खुद एक फीडबैक दे सकूं आपको।
ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सीपीसी की। देखिए सीपीसी में वी हैव डिफरेंट टॉपिक। मतलब सीपीसी मान लीजिए कि वो आपसे ये पूछेंगे, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे से पूछा है कि आप प्रैक्टिस करते हैं, उसने बोला कि हाँ सर मैं प्रैक्टिस करता हूँ क्रिमिनल केसेस में, तो उससे पूछेंगे कि देखिए पोस्ट का नाम तो सिविल जज है। क्या पूछेंगे? देखिए पोस्ट का नाम क्या है? सिविल जज। सिविल में प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो? अगर किसी बच्चे का सिविल अच्छा है ना, सिविल, किसी बच्चे का सिविल अच्छा है, सिविल लॉ अच्छा है किसी का, तो उससे पूछा जाए कि प्रैक्टिस करते हो कि हाँ सर, तो उसको हमेशा सिविल ही बताना है आपको। अगर उस बच्चे के अंदर ये डाउट है कि सर मैंने तो प्रैक्टिस अभी तक की ही नहीं, मैं सिविल कैसे बता सकता हूँ? जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के अंदर डाउट है कि सर आई हैवंट प्रैक्टिस इन माई लाइफ, मैं कैसे बता सकता हूँ? तो सिंपल सी बात है, उसके लिए आंसर तैयार कराया जाता है। देखिए प्रैक्टिस जो होती है वो बहुत ही ऐसे नहीं होता कि आपसे जाके आप मुंशी तो हो नहीं कि आप फाइलिंग कर रहे हो, फाइलिंग काउंटर पे जा रहे हो। बेसिक बेसिक सवाल पूछते हैं कि चलिए रिटर्न स्टेटमेंट कितने दिन में फाइल होगा। अच्छा बताइए, प्लेंट मान लीजिए किसी पार्टी का कोई कोई क्लाइंट एक्सपायर हो गया, ठीक है ना, मतलब मान लीजिए कोई पार्टी एक्सपायर हो गई, तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ कौन से रूल में लगेगी, ठीक है। अबेटमेंट होने वाला है सूट, तो कहाँ लगा, कहाँ जाओगे? कोई पार्टी न्यू ऐड करनी तो कहाँ जाओगे? जिसका सिविल बहुत अच्छा है ना सर, उसने सिविल के अच्छे से जवाब दिए हैं, तो ये बात मान के चलिए उसका सिलेक्शन 101% होगा, जिसको जिसको सिविल अच्छे से आता है। क्योंकि देखिए इस पोस्ट का नाम सिविल जज है। एडिशनल चार्ज जुडिशियल मजिस्ट्रेट का हो सकता है, बट द बेसिक नेम ऑफ दिस पोस्ट इज सिविल जज, ठीक है। क्रिमिनल सबको आता ही है, लेकिन सीपीसी में क्या सवाल पूछे जाएंगे अब वो सुनिए। और ये भी याद रखिए कि सिविल का स्कोप बहुत वाइड है। मैं सिर्फ अगर मैं एसआरए की बात करूं, किसी को अगर सिविल में मास्टरी करनी है तो कुछ सब्जेक्ट्स पे उसको कमांड होना चाहिए। मैं अगर सीपीसी की बात करता हूँ तो उसके साथ आपको लिमिटेशन के ऊपर कमांड होना चाहिए कि जैसे लिमिटेशन में क्या, सेक्शन 5 में क्या क्या ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर होगा डिले कंडोनेशन। एक्नॉलेजमेंट अगर यहाँ दिया हुआ है सेक्शन 18 में, अगर सेक्शन 18 में सेक्शन 18 के अंदर अगर विद इन टाइम एक्नॉलेजमेंट है, तो टाइम बार्ड एक्नॉलेजमेंट कहाँ है? मतलब समय समाप्त होने के बाद जो एक्नॉलेज कर रही है पार्टी, वो कहाँ दिया हुआ है? वो दिया हुआ है सर सेक्शन 25 के 3 में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपकी इतनी थोरोली और जब इतनी क्रिस्टल क्लियर नॉलेज होगी तभी आप सिविल बोलिए, वरना सिविल मत बोलिएगा। देखिए ऐसी बात है, मैं इस बात को समझा देता हूँ एक बार। देखिए मान लीजिए एक पार्टी ने कुछ फंड लिए थे, 5 लाख रुपए लिए थे। 2 मिनट का टाइम लूंगा बस। 5 लाख रुपए किसी से लिए थे? सुनना बात, और ये लिए थे 1/1/2021 को लिए थे। तो अगर आप 21, 22, 23, 24, तो अगर आप देखोगे तो इसका टाइम पीरियड कब पूरा हो रहा है? इसका टाइम पीरियड हो रहा है 31/12/24 को। 31/12/24 को सेक्शन 12 लगा दो, 12 का ए लगा दो, जिस दिन कोर्स ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उस टाइम को कंप्यूट कर दो, ठीक है। तो आपका जो नया नया प्रिस्क्राइब पीरियड है, दिस इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड द प्रिस्क्राइब पीरियड इज 1/1/2025। देखिए ईयर में ऊपर नीचे हो सकता है, ये सब एक्सटेम्पोरी बनाया मैंने। तो दिस इज द ईयर प्रिस्क्राइब पीरियड, ये विहित काल है, परिसीमा काल ये है। अब जब मैं बात कर रहा हूँ प्रिस्क्राइब पीरियड की, तो प्रिस्क्राइब पीरियड है 1/1/2025, ठीक है। इसके पहले अगर कोई एक्नॉलेज कर रहा है तो सेक्शन 18 आ रहा है। लेकिन अगर कोई पार्टी 1/1/25 के बाद में एक्नॉलेज करती है तो उसका कहाँ प्रोविजन दिया हुआ है और क्या कंडीशंस होनी चाहिए? अगर आपको सेक्शन 18 पूछा है तो यू मस्ट नो कि अगर यहाँ तो कि अगर समय के पहले, समय समाप्ति के पहले अगर एक्नॉलेजमेंट है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड अगर एक्नॉलेज है, तो वो सेक्शन 18 में जाएगा, बात समझे। और अगर समय समाप्ति के बाद एक्नॉलेजमेंट है तो जाएगा सेक्शन 25(3) कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप देख लीजिएगा सेक्शन 29 या 30 लिमिटेशन का जहाँ लिखा हुआ है सेविंग्स के अंदर, पहले पॉइंट के अंदर, नथिंग ऑफ द प्रोविजन शैल अप्लाई टू द सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब जाके वहां पे देख लीजिएगा एक बार आप। तो टेक्निकली जब आपकी इतना साउंड अगर नॉलेज है आपका कि अगर कोई भी चीज पूछ रहे हो तो क्या क्या पॉसिबल सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जब उतना कॉन्फिडेंस लेके अगर आप इंटरव्यू रूम के अंदर एंटर कर रहे हैं, इतना क्रिस्टल क्लियर नॉलेज है, तो ही सिविल बोलिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बताइए एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे। देखिए सिविल को अगर आप बोलना चाहते हैं, सिविल अच्छा हो सकता है कि सब, ऐसी बात नहीं है, सिविल इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग। अगर किसी का सिविल अच्छा है,
सिविल अच्छा है तो सिविल को तभी बोलिए जब आपकी नॉलेज बहुत साउंड हो, वरना सिविल में आपको फंसा सकते हैं। देखिए वकालत के सवाल नहीं पूछे जाते, टेक्निकली वकालत के क्या सवाल हो सकते हैं आप बताओ मुझे। कोई आदमी अगर मुझसे सिर्फ ऐसे ब्लफ भी कर दे आके कि सर मैं प्रैक्टिस करता हूँ 5 साल से, तो मुझसे क्या सवाल पूछ लूंगा? सिर्फ एक सवाल ये पूछ सकता हूँ दैट हु इज द डिस्ट्रिक्ट जज, आपकी पीडीजे कौन है, आपके सीजेएम कौन है। अगर वो नाम बिना हेजिटेशन के साथ बता पा रहा है तो मैं मान लूंगा कि हाँ इसने वकालत करी है। मैं कोई आपको कोई इंस्टिगेट नहीं कर रहा हूँ कि आप झूठ बोलिए, लेकिन आपका भविष्य खराब होने से बच जाएगा सच बोलने के साथ। बहुत रेयर है, आपके मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आपने बाकी इंटरव्यू संभाल लिया तो अलग बात है, लेकिन प्री माइंड सेट हो जाता है। देखिए यार वो हाईकोर्ट जजेस उन्होंने जिंदगी भर सिर्फ वकालत ही करी है, चाहे वो एडीजे कोटे से आया हो, या फिर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करके आए हो, उन्होंने जिंदगी भर वकालत ही करी है, प्रैक्टिस ही करी है। तो आप ये नहीं कह सकते आउटराइटली कि सर नहीं मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है। आप यू हैव टू से कि सर आई हैव प्रैक्टिस। ये नहीं बोलना है कि सर मैंने कुछ टाइम में प्रैक्टिस करी है, मैं रेगुलर नहीं था कोर्ट में। सिंपल बोले सर आई हैव प्रैक्टिस, बस। कॉन्फिडेंस से बोलेंगे सब अच्छा हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हम थोड़ा सा भी हेजिटेट होते हैं तो दिक्कत है, इसलिए मैं प्री मॉक ले रहा हूँ। मुझे लगेगा प्री मॉक में कि हाँ नहीं ये बच्चा बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा, तो आपके लिए कुछ दूसरा आंसर बनाऊंगा मैं। अगर आप मेरे पास आए हो तो आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मेरे बच्चे हो, मैं आपको इसे छोड़ूंगा नहीं हाथ एंड तक। जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाएगा आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू। पर प्लीज मुझे आपसे पूरा कोऑपरेशन चाहिए, ठीक है? मैं प्री मॉक स्टार्ट कर दूंगा फ्रॉम मंडे से प्री मॉक स्टार्ट हो जाएंगे। ये प्री मॉक फिजिकल मॉक से अलग होगा, इसमें सिर्फ मैं आपके आंसर्स को चेक करूंगा। अभी मैंने जैसे ईडी के इंटरव्यूज लिए थे, उसमें मैंने सारे प्री मॉक ही लिए हैं, और उसमें एक्सेप्शनल रिजल्ट हम लोगों को मिला है, एक्सेप्शनल रिजल्ट। मैं नहीं चाहता आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो, लेकिन अगर दिन में 10 मिनट अगर आप मेरे सामने आके मुझे बता रहे हैं अपने आंसर्स जो भी सुना रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि हाँ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, देन वी विल गो फर्दर। ठीक है, मैं आगे और सवाल बताता हूँ, मैं सीपीसी के सवाल डिस्कस करता हूँ आपसे। वी हैव डिस्कस सीआरपीसी, वी हैव डिस्कस एविडेंस, ठीक है? अब सीपीसी में आइए। सीपीसी में सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा है। देखिए रेस जुडिकेटा के 5 एलिमेंट है, बहुत कम बच्चे पता होगा रेस जुडिकेटा में है 5 एलिमेंट, ठीक है? सेम पार्टीज, सेम टाइटल, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इशू इज द सेम, द कोर्ट हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, और सबसे जो इम्पोर्टेंट और लास्ट है, सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्ड लास्ट ये है, द प्रीवियस कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट। ये 5 एलिमेंट है, ये 5 एलिमेंट अगर आपको आते हैं तो आप रेस जुडिकेटा की डेफिनेशन रटने की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल बोल सकते हैं सर आप सिंपल सी एक बात बोल सकते हैं that no court shall try wherever there is a same parties, same title, same matter directly and substantial issue is same, the earlier the court has heard and finally decided, and the previous court is competent to heard. Yes, come inside. Yes. Yeah. बैठिए। So there are the 5 elements, sir. Please sir, बैठिए। So there are the 5 elements that we always should have to take for with respect to res judicata। आप मेरी बात हमेशा मान के रखिए, सीपीसी में रेस जुडिकेटा के 5 एलिमेंट्स यू मस्ट नो। सर आगे आ जाइए। सीपीसी में रेस जुडिकेटा के 5 एलिमेंट है, ये 5 एलिमेंट आपको आने ही चाहिए रेस जुडिकेटा डेफिनेशन में, एक भी एलिमेंट मिस आउट नहीं होना चाहिए हमसे, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस, एक और सवाल पूछते हैं, रेस सब जुडिस, कोई भी मैटर रेस सब जुडिस हो जाता है, रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडिस में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिंपल सा है, नो कोर्ट शैल ट्राई, नो कोर्ट शैल प्रोसीड। It is a mandatory thing and it is not a mandatory thing. Res sub judice is not a very mandatory thing. क्यों ऐसे नहीं है? आपसे पूछेंगे कि mandatory क्यों नहीं है? वहां पे भी तो shall word यूज हुआ है, तो you can say that sir it is not mandatory
ये मैंडेटरी क्यों नहीं है, इसका आंसर आपको सिंपल सेक्शन 11 ही बता देगा कि ये मैंडेटरी क्यों नहीं है। अगर ये मैंडेटरी होता तो जो भी सूट डिसाइड हुआ है वहां पे अर्लियर सूट उसको नहीं कहा जाता। देखिए आप एक बार मेरे पास डायरेक्ट है, एक बार आप सेक्शन 11 निकालिए, सीपीसी का डायरेक्ट है मेरे पास, एक बार आप सेक्शन 11 निकालिए। अगर सेक्शन 10 मैंडेटरी होता तो देर इज नो प्रोविजन, देर इज नो एक्सप्लेनेशन। आप एक्सप्लेनेशन नंबर 1 देखिए, उसमें लिखा हुआ है फॉर्मेट सूट सेल डिनोट ए सूट विच हैड बीन डिसाइडेड प्रायर। तो सर एक्सप्लेनेशन नंबर 1 नहीं होता अगर ये प्रोविजन मैंडेटरी होता। तो इफ एक्सप्लेनेशन नंबर 1 दिया हुआ है सेक्शन 11 के अंदर, इट मींस दैट सब जुडिस इज नॉट कंपलसरी। आपको बहुत प्यार से बोलनी है बात, ठीक है ना, उनके ईगो पे नहीं लेके आनी है, ठीक है। हाईकोर्ट जजेस के ईगो को हर्ट कभी मत करना, भूल के भी मत करना, उनको 1 मिनट लगेगा तुम्हारा भविष्य खराब करने में। तो प्लीज अपने ईगो को कम रखना, बन जाओ, खूब ईगो रखो, लाल बत्ती लगा के घूमो, मेरी तरफ से तो स्कूटर बजा के घुमा करो पूरे रोड पे। लेकिन जब तक नहीं बने प्लीज अपने अंदर का थोड़ा सा ईगो शांत कीजिए। हाईकोर्ट जजेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भगवान है अभी नेक्स्ट 15-20 दिन के लिए। तुम्हें इतना सा बात याद रखो, तुम्हारा भविष्य बनाना बिगाड़ना उनके एक हाथ में है। उनको कभी रियलाइज मत होने देना दैट यू आर इमेच्योर, यू आर इगोइस्टिक पर्सन। बहुत हम्बल और पोलाइट रहना है, बहुत हम्बल और पोलाइट बिहेव करना है, बहुत हम्बल और पोलाइट बात करनी है। हम्बल रहेंगे और पोलाइट रहेंगे, ठीक है। तो रेस सब जुडिस और रेस जुडिकेटा का डिफरेंस यहाँ है। कोई पूछे कि ये इट इज नॉट ए मैंडेटरी प्रोविजन, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो ये आपको बोलना है सर बिकॉज देयर इज ए प्रोविजन which is manifestly in the CPC under section 11 explanation number 1 which denotes that the former suit would mean the suit which has been earlier decided. If the res sub judice is not a mandatory provision, the such provision wouldn't have been here. आपको ऐसा बोल के बस खत्म कर देना है, और ये बहुत ही आपको इजी वे में बोलना है। अगर पूछें तो बोलना है, वरना नहीं बोलना है। अननेसेसरी अपना ज्ञान नहीं बताना हमें। देखिए 10 चीजें बताने का मतलब ये नहीं होता कि हम जब उसको बताएं। मैं सीबीसी की बात करता हूँ और भी प्रोविजंस की। तो रेस सब जुडिस हो गया, रेस जुडिकेटा हो गया, एंड द डिफरेंट थिंग इज जुरिसडिक्शन ऑफ द सूट ऑफ मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए जुरिसडिक्शन के लिए एक चीज आती है, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, मूवेबल का और इमूवेबल का जुरिसडिक्शन याद रखिए। एक चीज होती है पर्सनल ओबीडियंस। ये पर्सनल ओबीडियंस को पूछा जाएगा, प्लीज पर्सनल ओबीडियंस को याद कीजिएगा। मैं आपको कहाँ दिया हुआ है पर्सनल ओबीडियंस, मैं सीपीसी में दिखा देता हूँ। इट इज इन सेक्शन 11, इट इज इन सेक्शन 17 आई बिलीव। सेक्शन देखिए, सेक्शन 16 देखिए, सेक्शन 16 का प्रोवाइजो देखिए। प्रोवाइजो में दिया हुआ है पर्सनल ओबीडियंस प्रोवाइडेड द सूट ऑफ ऑब्टेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल ओबीडियंस। तो पर्सनल ओबीडियंस का मतलब ये होता है कि वो आदमी पर्सनली ही उस चीज को फिलअप कर सकता है, ठीक है। उसकी जहां पे भी उसके अरेस्ट, जहां पे भी पर्सनल ओबीडियंस का सिंपल सा मतलब ये है कि जहां पे भी वो आदमी अपने खुद उस प्रॉपर्टी को अपने उससे भर सकता है, अरेस्ट नहीं आता पर्सनल ओबीडियंस के अंदर, ठीक है। इसके रिगार्डिंग और भी कंफ्यूजन हो किसी को कि सर पर्सनल ओबीडियंस जो बताया था आपने उसको बता दीजिए क्या होता है, तो मैं अलग से बता दूंगा उससे, ठीक है। हम आगे चलते हैं। 10 मिनट्स में छोड़ दूंगा, ठीक है। दूसरा सवाल ये पूछता है कि परसेप्ट क्या होता है, आज्ञा पत्र क्या होता है। परसेप्ट हम कहते हैं, परसेप्ट क्या होता है, आज्ञा पत्र क्या होता है। दे यूजुअली आस्क दिस क्वेश्चन। देखिए आपसे जब भी कोई सवाल पूछा जाए तो प्लीज प्रोविजंस को रट्टे तोते की तरह मत बताने लग जाइए। ऑलवेज लुक आफ्टर व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट सच प्रोविजन। जैसे आपसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रेटर सूट। इंटरप्रेटर सूट क्या होता है, अंतर्विरोचीवाद क्या होता है। तो आपको यू हैव टू ऑलवेज से दैट आपको जो हल्का सा प्रिंसिपल है आपने उसको बताया बहुत सिंप्लीफाई वे में। अब उसके बाद आपने बताया सर द इंटरप्रेटर सूट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग। सिंपल सी लाइन में हम बोलते हैं wherever two or more parties adversely claiming each other, but they have no interest in the subject matter of the property। आप इतना सा बोल के सर द पर्पस ऑफ द इंटरप्रेटर सूट इज टू प्रिवेंट द, आपसे पूछो टेम्परेशन क्या होता है, सिंपल सी टेम्परेशन बोलिए कि उसको जो प्रोटेक्ट करने के लिए होता है और ये होता है वो होता है।
थोड़ा सा आपको लॉ के साथ साथ थोड़ा सा उसका पर्पस भी एड ऑन कीजिए, और ये थोड़ा सा आपको जल्दी में बताना है, ठीक है। उनको लगना चाहिए कि आपने कम समय में, हमारे कम समय में आपने अच्छे से आंसर्स डिलीवर भी किए हैं और 4 चीजें एड ऑन भी किए, ठीक है। ठीक है, अगला सवाल है कि ट्रांसफर ऑफ डिग्री, ट्रांसफर ऑफ डिग्री की जितनी भी बात है, ट्रांसफर ऑफ डिग्री की जितनी भी बात है, ट्रांसफर ऑफ डिग्री हो गया या ट्रांसफर ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट से जो डिग्री हो गई, इसके लिए भी आपको प्रोविजन याद करना है कि कहाँ पे दिया हुआ है ये पॉइंट। ये सब सवाल पूछे हुए लास्ट ईयर इंटरव्यूज में। अपार्ट फ्रॉम इट इंटरप्रेटर सूट, अपार्ट फ्रॉम इट इंटरप्रेटर सूट, ठीक है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। हमें रिसीवर क्या होता है, रिसीवर कब अपॉइंट किया जाता है, रिसीवर कब अपॉइंट किया जाता है, सिंपल सा 2 लाइन का आंसर है इसका, 2 शब्द का आंसर है, wherever court considered just and convenient for the case, बस इतना बोलना है, जस्ट एंड कन्वीनियंट। क्योंकि अगर आप ऑर्डर 40 रूल 1 पढ़ेंगे तो ये दो ही शब्द दिए हुए हैं कि कब रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा, wherever court feels that it is just and convenient, so you have to exercise only limited words, कुछ वर्ड से उन्हीं पे एम्फेसिस कीजिए, ज्यादा एम्फेसिस हमें नहीं करना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट आप इसमें देखिए, रिसीवर हो गया, रिसीवर के बाद में क्या क्या चीजें अटैच होगी, सेक्शन 60 देखिए क्या क्या चीजें अटैच होगी, वो थिंग्स आर लायबल टू अटैच, ठीक है। उसमें देखिए आप एक मेंटेनेंस वाले बच्चे में थोड़े प्रोविजन कंफ्यूज कर देते हैं, देखिए इंटरव्यू में के पहले आप कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, वहां पे कंफ्यूजन होता है कि 1/3 अटैच होगी या 2/3 अटैच होगी। उसको प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि आप जब आंसर्स में आपसे मॉक लूं, प्री मॉक लूं, तो आप उसको आंसर डिलीवर कर पाए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में डिफरेंस पूछेंगे आपसे, सेट ऑफ क्या होता है और काउंटर क्लेम क्या होता है, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेट आपसे पूछा जाएगा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेट हो गया। सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट को भी यहाँ पे थोड़ा डील करता हूँ। सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट पूछा जाएगा, किन ग्राउंड्स पे होगा, ठीक है। एक मुसामत कारजी की जो गाइडलाइंस है वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। जो भी मैं केसेस बना रहा हूँ अभी उसके साथ आपको इस गाइडलाइंस को फॉरवर्ड कर दूंगा, मुसामत कारजी में क्या बोला था सेक्शन 5 की गाइडलाइंस के पहले, जो बोला था कि द कोर्ट शुड नॉट अप्रोच हाइपर टेक्निकल अप्रोच, ठीक है। और सूट का कॉन्डोनेशन कभी भी नहीं होगा, ये इंटरव्यू में एक और बच्चे गलती करते हैं। आई वॉज इन जेलो इंटरव्यूज, जब जराइसन में जेलो के इंटरव्यूज चल रहे थे, तो इंटरव्यूज लेते वक्त मैंने बच्चों से पूछा whether suit can be whether the condonation of delay with respect to suit is condoned or not, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर इट कैन बी कंडोन अंडर ऑर्डर 7 रूल 6। ऑर्डर 7 रूल 6 क्या होता है, सुनिए इसको। सूट का कभी भी डिले कंडोनेशन नहीं होगा, अगर सूट का प्रिस्क्राइब पीरियड चला गया इट कैन नेवर बी कंडोन। सेक्शन 5 में कभी भी उसको विलंब के लिए क्षमा नहीं किया जाएगा, हमेशा याद रख लीजिए, ये पत्थर की लकीर है, कभी नहीं किया जाएगा। ऑर्डर 7 रूल 6 क्या बोलता है ये सुनिए। ऑर्डर 7 रूल 6 बोलता है कि अगर किसी भी पर्सन ने एक्सेप्शन या एक्सक्लूजन का फायदा उठाया है, आप देखेंगे सेक्शन 3 से लेकर 4 से लेकर 24 तक आपके एक्सेप्शन और एक्सक्लूजन दिए हुए हैं। किसी भी आदमी ने अगर एक्सेप्शन या एक्सक्लूजन का फायदा उठाया, एक्सेप्शन और एक्सक्लूजन क्या होते हैं, अगर कोई अपवाद या अपवर्जन है, अपवाद अपवर्जन कहाँ से सर, 4 से 11 तक तो क्या है सर, एक्सेप्शन है, और 12 से लेकर 24 तक क्या है, सारे एक्सक्लूजन है। अगर किसी आदमी ने उसका फायदा उठाया है, कोई आदमी, जैसे मान लीजिए किसने गलत कोर्ट में सूट फाइल कर रखा था, ठीक है ना, जैसे गलत कोर्ट में सूट फाइल कर रखा था, अब वो सब जब वो सही कोर्ट में आएगा तो उसको ऑर्डर 7 रूल 6 में अपनी प्लेंट के अंदर वो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा दैट आई वाज, और जो मेंशन करेगा ये बाय द वर्च्यू ऑफ ऑर्डर 7 रूल 6 के थ्रू होगा। सूट कैन नेवर बी कंडोन्ड, ऑर्डर 7 रूल 6 कभी कंडोनेशन ऑफ सूट्स नहीं होता, याद रखना। आपने अगर लिमिटेशन के 4 से 24 में कोई फायदा उठाया है, जैसे संडे था उस दिन, जिस दिन आपको लास्ट डे को क्या आ गया सर, संडे आ गया, जिस दिन संडे था उस दिन की रिगार्डिंग आपकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सूट कैन नेवर बी कंडोन, इज इट क्लियर। ऑर्डर 7 रूल 6 मत बोल देना, मैं बहुत गुस्सा करूंगा प्री मॉक में अगर आपने ये बोला तो, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट में ऑलरेडी बता चुका हूं, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ लिमिटेशन। मीन प्रॉफिट, जिसको हम लोग नेशनल प्रॉफिट भी कहते हैं, आप मीन प्रॉफिट को भी देखिएगा, इंटरव्यू में पूछते हैं कि मीन प्रॉफिट क्या होता है, उसको भी प्लीज एक बार देखिएगा, ठीक है। गार्निश ऑर्डर क्या होता है, गार्निश ऑर्डर क्या होता है, क्या क्या प्रिंसिपल्स है वाइल ग्रांटिंग इंटरिम इंजंक्शन, केस का नाम पूछेंगे तो गुजरात
गुजरात बोटलिंग कंपनी वर्सेस कोका कोला लिमिटेड नाम है केस का, और 3 उसमें जो प्रिंसिपल्स दिए थे, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, प्राइमा फेसी, इरेपरेबल लॉस, ये तीनों प्रिंसिपल्स कहाँ पे हेल्ड किए थे? गुजरात बोटलिंग कंपनी में, ठीक है, इंटरम इंजंक्शन के लिए, टेम्पररी इंजंक्शन के लिए। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं गुजरात बोटलिंग कंपनी के केस है, और ये तीन प्रिंसिपल्स है जो आपको आने चाहिए, ठीक है, हो जाएगा। एक आपसे पूछेंगे कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है सेकंड अपील में। जब मान लीजिए सेकंड अपील करी है आपने, तो वहां पे हम बोलते हैं कि द सेकंड अपील ऑलवेज बी ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। फर्स्ट अपील क्वेश्चन ऑफ लॉ भी हो सकता है, फैक्ट भी हो सकता है। तो आप कहते हो सर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, पूछ लेते हैं आपसे, व्हाट इज द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्योंकि हाईकोर्ट के पास में क्या जाती है, अरे हाईकोर्ट कौन जाती है? सेकंड अपील। अरे फर्स्ट अपील कहां चली जाती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सेकंड अपील कहां जाती है? हाईकोर्ट के सामने। और हाईकोर्ट के सामने अगर कोई जा रही है तो हाईकोर्ट पूछेगा कि क्या ग्राउंड्स होते हैं इसके, बताइए, पूछ सकता है। इसको भी तैयार कीजिए, ठीक है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, क्या होते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर जो अपील होती है, हम मेनली अगर मैं भाषा में बात करूं तो पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर अपील है, प्रोसीजर लॉ के ऊपर नहीं है। लिमिटेशन है, ये सब नहीं है। टेक्निकल ग्राउंड पे अपील नहीं होनी चाहिए। द अपील शुड नॉट बी ऑन टेक्निकल ग्राउंड। टेक्निकल ग्राउंड की अपील हाई कोर्ट नहीं जानी चाहिए। टेक्निकल ग्राउंड नीचे ही रिजोल्व हो जाना चाहिए। हम कहते हैं ना क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर, तो टेक्निकल ग्राउंड का मतलब क्या होता है? लिमिटेशन हो गया, जुरिडिक्शन हो गया। द अपील शुड नॉट बी ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, रेदर इट शुड बी ऑन द लीगल ग्राउंड्स, ठीक है। तो इश्यू ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो उसके अंदर। इश्यू ऑफ लॉ का मतलब क्या है? इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन विद सम स्पेसिफिक प्रोविजन, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट विड्रॉल, अबेटमेंट, कमीशन कब कब इश्यू होगा, कमीशन में अपॉइंट कैसे होता है, कमिश्नर को अपॉइंट कैसे करते हो? ऑर्डर 18 पढ़ लीजिएगा। ऑर्डर 18, यू हैव टू रीड ऑर्डर 18 कि कमिश्नर किन किन कंडीशंस में अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। हो जाएगा ये काम, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट और ऐसा कुछ है नहीं। 151 और उसका मैंने बताई थी आपको, 151 और 482 का डिफरेंस, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। मैं अभी इवनिंग में क्लास लूंगा और उसका मैं शेड्यूल भेज दूंगा। यस, कुछ सवाल है? इवनिंग का शेड्यूल भेज दूंगा अभी मैं, उसकी भी क्लास लूंगा।